क्लास 10th की साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 6.2 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्टिविटी 6.2, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि आपने दो प्लांट्स को लेना है। जो प्लांट्स हैं रीजनेबल साइज के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, और गमले के अंदर के जो प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है आपने। पॉकेट प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि गमले के अंदर है। तो रीजनेबल साइज के हमने दो प्लांट्स ले लिए जो कि थोड़े हेल्दी भी हैं। अब ये देखो, ये वाले जो भाई साहब है ना, इन भाई साहब को आप देख रहे हो जो अपने घर के छत के ऊपर खड़े होकर योगा कर रहे हैं। ये वाले भाई साहब बोलते हैं कि इनके घर के पास ये दो बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इन भाई साहब को समझाना पड़ेगा कि ये जो इतने बड़े बड़े साइज के पेड़ है ना, इनको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक्टिविटी के अंदर आगे हमें प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी करना पड़ेगा। अब इतने बड़े बड़े पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना आसान काम नहीं है। तो इसलिए हमें इस तरह के बड़े बड़े पेड़ नहीं, बल्कि गमले के अंदर के रीजनेबल साइज के प्लांट्स चाहिए जो कि गमले के अंदर हो। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। Keep the plant in dark room for 3 days so that all the starch gets used up. सेकंड पॉइंट में आपको यह बोला जा रहा है कि आपने प्लांट्स को ना 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है, ताकि प्लांट की बॉडी के अंदर जितना भी स्टार्च है वो सारा का सारा स्टार्च खत्म हो जाए, प्लांट पूरी तरह से डी स्टार्च हो जाए। देखो जो प्लांट्स है ना, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। अब प्लांट को 3 दिन के लिए जितना खाना चाहिए होता है ना, वो प्लांट की बॉडी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब जब आप प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखोगे, डार्क रूम का मतलब है कंप्लीटली डार्क होना चाहिए, वहां पे कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए, आर्टिफिशियल लाइट भी नहीं होनी चाहिए, सनलाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप प्लांट को डार्क रूम में रखोगे तो सनलाइट तो है नहीं, कोई और लाइट भी नहीं है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, नया खाना वो बना नहीं पाएगा। और प्लांट की बॉडी के अंदर जो पुराना खाना पहले से ही बन के स्टोर हुआ पड़ा होता है, प्लांट की बॉडी में जो खाना स्टोर होता है ना, वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर होता है। तो प्लांट की बॉडी में जितना भी स्टार्च पहले से ही बना हुआ था और प्लांट के अंदर स्टोर हुआ पड़ा था, वो सारा का सारा यूज हो जाएगा और 3 दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नया खाना प्लांट बना नहीं पाएगा। तो प्लांट 3 दिन के अंदर कंप्लीटली डी स्टार्च हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको डार्क रूम में रखने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि डार्क रूम में सनलाइट तो होगी नहीं, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से प्लांट्स नया खाना नहीं बना पाएंगे और प्लांट की बॉडी में जितना स्टार्च पहले से ही बना हुआ था, वो सारा का सारा स्टार्च भी 3 दिन के अंदर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में ना, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बोला जा रहा है कि वो वाले जो दो प्लांट्स थे जिनको हमने डार्क रूम में रखा था, अब उनको डार्क रूम में से बाहर निकालो। तो हमने दोनों प्लांट्स को डार्क रूम में से बाहर निकाला और इस तरह का सेटअप बना दिया है। अब यहाँ पे हमने इन प्लांट्स को ना ये बेल जार से कवर किया हुआ है, कांच के जार से कवर भी किया हुआ है। और ध्यान से आप देखो, जो फर्स्ट वाला प्लांट है उसके अंदर हमने एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा हुआ है। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो फर्स्ट वाले प्लांट के सेटअप में तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो दूसरे प्लांट के पास यहाँ पे नहीं रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। सिर्फ एक जगह पे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखना है, दूसरी जगह पे आपने नहीं रखना। और ये जो बेल जार जब आप रखोगे ना, उसके बाद वैसलीन को यूज करके इसको सील भी कर देंगे, ताकि ये जो दोनों सेटअप हैं वो कंप्लीटली एयर टाइट हो जाए। मतलब अंदर के एयर का और बाहर के एयर के बीच में कोई भी कांटेक्ट ना रह सके। अब पहले वाले सेटअप में यहाँ पे देखो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अंदर यहाँ पे अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है, रिएक्शन की वजह से पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब अंदर यहाँ पे ना
फर्स्ट वाले सेटअप में से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पे इस वाले प्लांट के पास अंदर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। पहले वाले सेटअप में यहां पे ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है ना, इसकी वजह से पहले वाले सेटअप में अंदर यहां पे सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने वाली है। इतना क्लियर हो गया। डार्क रूम में से पहले 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा था ना, वहां पे प्लांट पूरे तरीके से डी स्टार्च हो गया था। उसकी बॉडी में जितना भी स्टार्च था वो सारा यूज हो गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद प्लांट्स को आपने बाहर निकालना है और इस तरह का सेटअप बना देना है। और एक प्लांट के साथ आपने किसको रखना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। तो पहले वाले सेटअप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगी। कहाँ गई वो कार्बन डाइऑक्साइड? सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे इस बेल जार के अंदर प्रेजेंट थी, वो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां पे कुछ नहीं होने वाला, यहां पे सिचुएशन नॉर्मली रहने वाली है। आगे चलें। ये मैंने यहां पे आंसर में भी लिख दिया है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पहले वाले प्लांट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा था ना, क्यों रखा था? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेने के लिए रखा था। क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्शन के बाद क्या बनता है? रिएक्शन के बाद पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। ये देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो यहाँ पे ना ये रिएक्शन भी लिख दिया मैंने कि कौन कौन सी चीजें रिएक्ट करेंगे और अल्टीमेटली क्या बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद ये पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। चलो, ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे ना ये वैसलीन को यूज करके आपने ना बॉटम को सील कर देना है, ताकि दोनों के दोनों सेटअप पूरे तरीके से एयर टाइट हो। मतलब बाहर की एयर और अंदर की एयर आपस में मिक्स नहीं हो सकती। देखो, यहाँ पे पहले वाले सेटअप के अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा था ना, तो अंदर बेल जार के अंदर सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर दिया गया है। और क्योंकि सील कर रखा है पूरे तरीके से, तो अंदर के एयर और बाहर की एयर के अंदर बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। उसके बाद इन दोनों प्लांट्स को आपने सनलाइट में रखना है। कितने टाइम के लिए? लगभग 2 घंटे के लिए। तो ये देखो, अब हमने इन दोनों प्लांट्स को बाहर सनलाइट में रख दिया। अब सन अब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन ये जो पहले वाला सेटअप है ना, यहाँ पे ये वाला जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जो दूसरे वाला प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। जो पहले वाला प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी होता है। हमने दोनों प्लांट्स को सनलाइट में तो रखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए। क्योंकि पहले वाले सेटअप के अंदर हमने ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिनिश कर दिया था। तो क्योंकि पहले वाले प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इस रीजन की वजह से ये जो पहले वाला प्लांट है ना, ये सनलाइट में होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और अपना खाना नहीं बना पाएगा। मतलब पहले वाले प्लांट को जितनी मर्जी देर के लिए आप सनलाइट में रखो, उसके बाद जब आप चेक करोगे ना, स्टार्च टेस्ट करोगे, जो स्टार्च टेस्ट है वो कैसे करते हैं वो हमने एक्टिविटी 6.1 के अंदर सीखा हुआ है। तो पहले वाले प्लांट में जब स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले वाला प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का होना भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी होता है। जो दूसरे वाला प्लांट है इसके पास सनलाइट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। इसमें जब आप स्टार्च टेस्ट करोगे ना तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब स्टार्च की प्रेजेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर हो गया? तो सनलाइट में रखेंगे, 2 घंटे के बाद फिर स्टार्च टेस्ट करेंगे,
तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पहले वाला प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, दूसरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे ना यही आपको करने के लिए बोला जा रहा है। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। 2 घंटे के बाद दोनों प्लांट्स में से आपने एक एक पत्ता तोड़ लेना है, एक एक लीफ प्लग कर लेना है, एक एक पत्ता तोड़ लेना है और उसके बाद क्या करना है, स्टार्च टेस्ट करना है। एक्टिविटी 6.1 के अंदर हमने डिटेल में सीखा था कि कैसे स्टार्च टेस्ट करते हैं, तो वही स्टार्च टेस्ट आपने रिपीट करना है और फिर चेक करना है कि कौन से प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है और कौन से प्लांट में स्टार्च नहीं बन पाया। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सिर्फ सनलाइट का होना काफी नहीं होता, सनलाइट तो होनी ही चाहिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए। जो पहले वाला प्लांट है इसे प्लांट ए बोल देते हैं, इसे प्लांट बी बोल देते हैं। तो जो पहले वाला प्लांट है ना उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि सनलाइट तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। दूसरे वाले प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सनलाइट भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो जब आप स्टार्च टेस्ट करोगे ना तो पहले वाले प्लांट में नेगेटिव रिजल्ट आएगा, स्टार्च नहीं बन पाया। दूसरे प्लांट के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, स्टार्च बन जाएगा। तो इसके आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे, ये ना मैंने दोनों के अंदर स्टार्च टेस्ट किया, ये फर्स्ट प्लांट को प्लांट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड प्लांट को प्लांट बी बोल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लांट ए के अंदर जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि स्टार्च वॉज नॉट फॉर्म्ड, जो स्टार्च है वो नहीं बन पाया। स्टार्च नहीं बन पाया, भाई क्यों नहीं बन पाया? इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाई। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई। अब फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पाया? अरे भाई साहब, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी होता है। यही बात इस एक्टिविटी के अंदर आपको सिखाई जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्सेंट थी यहाँ पे। जो प्लांट ए है उसके अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिनिश कर दिया था, इसलिए पहले सेटअप के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और स्टार्च नहीं बन पाएगा। अब प्लांट बी के अंदर, जब प्लांट बी के अंदर आप स्टार्च टेस्ट करोगे तो अब देखोगे कि स्टार्च बन गया था, स्टार्च वॉज फॉर्म्ड। स्टार्च बन गया था, क्यों बन गया था? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो गया था। अब फोटोसिंथेसिस क्यों हो गया था? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। तो जो सेकंड सेटअप है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होती है, इसलिए सेकंड प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। जो फर्स्ट वाला प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।